हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 18th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं फ्रेंड्स, वो आपने देख लिया होगा, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। इन केस अगर आपने ऐसा नहीं किया है, कोई वीडियो छूट गया है, तो जाकर के उसको देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार बता दो, मेरा भी जो है ये यूट्यूब का फैमिली जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप ही लोग के मदद से ये बढ़ने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। क्या है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आइए जानते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए, कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द सिचुएशन when criminals participate in the politics of the government, that is contest the elections and get elected to the parliament and state legislatures। जब यह एक ऐसा सिचुएशन है जब क्रिमिनल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में और चुनाव लड़ते हैं और क्या कहते हैं, चयनित भी जाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव को, और MP और MLA के रूप में जो है वो पदस्थापित हो जाते हैं, संसद में भी या फिर विधानसभा में भी। ठीक है, समझ रहे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक डेटा दिया था, उस डेटा को फिर से देखते हैं, उसके साथ साथ उसमें कुछ एड ऑन भी करेंगे डेटा में। ठीक है, चलिए, मैंने आपको इतना चीज बताया था कि क्रिमिनल केसेज जो है लोकसभा में वो बढ़ रहे हैं। पहला मैंने बताया कि 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% जो लोग हैं, जो MP हैं, वो क्या है, क्रिमिनल केस वाले लोग हैं। मतलब अभी जो बैठे हुए हैं MP में, MP जो क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसमें से 43% के पास कुछ ना कुछ क्रिमिनल केस है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल केस है। और आज ये समझ लीजिए 29% के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल केस है, सीरियस। 2009 में 14% था सीरियस वाला, 2014 में हो गया 21 और 2019 में हो गया 29। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, ये डेटा मैंने पहले भी आपको दिया था, याद करके रखिएगा। एक चीज और, टोटल नंबर ऑफ केस पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्राइम कमिटेड बाय द MP, ऐसे MP जिन्होंने क्राइम किया है और उनके केस जो पेंडिंग है, उनका नंबर कितना है, 4984, 4984, 4984। ठीक है, इतने केसेस अभी भी पेंडिंग है जो MP के द्वारा कमिट किए गए हैं। ठीक है, कन्विक्शन रेट कितना है, 0.5%। ये किसने किसने दिया है, ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। देखिए कितना कम है, कितने मतलब दुख की बात है ये, समझ रहे हैं। रेगुलर कन्विक्शन रेट ऐसे अगर कोई आम आदमी कर दे तो 46% केस में जो है वो कन्विक्शन हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यूज ऑफ पावर इन्फ्लुएंसेस द कन्विक्शन प्रोसेस आल्सो। मतलब पावर है इसीलिए 0.5% केस जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, 0.5% केसेज ही आ रहे हैं। ठीक है, उन्नाव वाला केस आप देख लीजिएगा एक बार, उन्नाव केस जो हुआ था बहुत ही खतरनाक था वो, मतलब दिल दहल जाएगा, ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे। ठीक है, तो पावर का होना कितना जरूरी है समझ रहे हैं। कहीं भी आपको सस्टेन करने के लिए पावर होना बहुत जरूरी है, और उसका रास्ता क्या है, नेता बन जाइए, MP MLA बन जाइए। और वो नहीं बन सकते हैं अगर, तो जिस रास्ते पे आप है बिल्कुल सही है, UPSC की तैयारी कीजिए और एक अधिकारी बन के पावर अपने आप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ रही चीज को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रीजन क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का कुछ रीजन होगा। तो देखिए, पहला रीजन है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपने गौर किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर नेता हैं जो उसी जात के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें तो ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय, मुस्लिम, यादव, ठीक है, OBC, जाट, है ना, पाटीदार, मराठा, ये सब क्या है, आप देखिएगा थोड़े दिन पहले लिंगायत का मुद्दा उठ गया था, तो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि पीपल वोट ऑन सर्टेन आइडेंटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। आप देखेंगे कि भैया आपका जो सरनेम है वही सरनेम वाला इंसान खड़ा हो गया है पॉलिटिक्स में, तो उसको आप जाकर के वोट दे देंगे, ना उसके आगे देखेंगे ना उसके पीछे देखेंगे कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो किस तरीके का इंसान है, कुछ नहीं देखना है, बस वोट जाके दे दो। तो ये क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समझिए इस चीज को, बढ़े आगे। हाँ, तो लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की भी
कमी है। जो पार्टी है उसी में डेमोक्रेसी नहीं है, उसी के अंदर सही से चुनाव नहीं होता है, ताकि उसके अंदर जो विभिन्न पोस्ट्स हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, सेक्रेटरी हो गए, क्या कहते हैं, बहुत सारे चेयरपर्सन हो गए, है ना, प्रचारक होते हैं, तो पोस्ट अलग अलग पोस्ट है हर एक पार्टी के पास, वो भी मुंह देख करके दे देते हैं, भाई भतीजावाद हो जाता है ना। तो वहां भी डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। तो रीजन क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? एक और रीजन इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की कमी। और तीसरा क्या है? वीक जुडिशियल सिस्टम। देखिए, मैं इसकी बात में पहले भी किया था, जुडिशियल सिस्टम पे मैं लेक्चर पहले भी लेके आया हूँ। आइए मैं फिर से आपको बताता हूँ। वीक जुडिशियल सिस्टम में आप देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि 0.5% कन्विक्शन रेट है ना। तो इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि एक तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है इससे, है ना, इफेक्ट्स है ना, इसका लोगों का विश्वास कम होता है। दूसरा क्या है कि ये ऐसा क्यों होता है कि जुडिशियल सिस्टम जो वीक है वो क्यों होता है? क्योंकि डिले होता है जजमेंट में, है ना, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी आप थोड़े दिन पहले का रिपोर्ट देखिएगा, उसमें आपने गौर किया होगा कि एक निठारी कांड हुआ था, बहुत ही जघन्य कांड था वो। उसके जो अभियुक्त है उसको बरी कर दिया गया है क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की वजह से। समझ रहे हैं इस चीज को? कितना हीनियस क्राइम उन्होंने किया था, तो उसको फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनको बरी कर दिया गया है। तो इस तरीके के केसेस इंडिया में जो है वो आते रहते हैं। आपको इस तरह के जो है एग्जाम्पल्स तैयार करके रखने हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स लिख सकें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है लालू यादव जी। लालू यादव जी का जो फॉर्डर स्कैम वाला है, चारा घोटाला वाला, तो चारा घोटाला कब किए और जेल कब गए हैं? समझ रहे हैं? 10-10, 15, 20-20 साल जो है गुजर जाते हैं, उसके बाद जो है वो शुरू होता है। तो डिले इन जजमेंट, ठीक है, समझिए इस चीज को। एंड फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, ये दो चीज को याद रखिएगा, वीक जुडिशियल सिस्टम से होता है। और क्या है रीजन? और जो चौथा रीजन है, इन्फ्लुएंस्ड वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिया। हाँ देखिए, कास्ट पे, रिलीजन पे, आइडियोलॉजी पे, फ्री बीज पे, है ना, फ्री बीज पे तो बहुत ज्यादा होता है। आप देखिएगा, बोलना नहीं चाहता हूँ, साउथ इंडिया में आप जाकर के देखिएगा तो एक पर्टिकुलर नेता के नाम पे नमक चलता था, नमक टेलीविजन का वितरण हो रहा है ना। कई बार तो मैंने देखा है जो चुनाव चिन्ह है वो बंटवा दिया, झाड़ू है तो झाड़ू बंटवा दिया, चम्मच है तो चम्मच बंटवा दिया, है ना। ये समझ रहे हैं? इस तरीके का फ्री बीज पैसा। दारू भी मिलता है, ठीक है, दारू भी मिलता है। उसके अलावा और क्या है पैसा के अलावा? हाँ, सबको पता है वो चीज, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है, तो ये इन्फ्लुएंस होता है वोटिंग बिहेवियर। ओके, चलिए, समझदार को इशारा काफी है, सब समझते हैं, तुम लोग बहुत तेज हो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर, लिमिटेड पावर गिवन टू इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन को बहुत ही लिमिटेड पावर दिया गया है। बिना दांत का सांप है ये, ठीक है, काट नहीं सकता, काटेगा भी तो कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड पावर है इसको, इलेक्शन कमीशन को, यह भी एक कारण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। छठा क्या है? करप्शन ऑल्सो फोर्सिंग करप्ट, जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन की वजह से भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, समझ इस चीज को। आगे बढ़े, पॉलिटिकल लिटरेसी इन इंडिया, ये समझ में आया पॉइंट, करप्शन ऑल्सो फोर्सिंग कैसे? देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कोई नेता है, उसको कोई काम करवाना है, चाहे चुनाव जीतना है, तो वो क्या करेगा, अपने एरिया में लोगों को धमकाएगा, डराएगा, तो उसके लिए भी तो गुंडा चाहिए उसको। अब जो गुंडा उसका काम किया है, चाहे उसको कोई अपना पर्सनल गेन चाहिए, उस नेता को कोई पर्सनल गेन चाहिए, उसके लिए भी वो गुंडा पालता है, ठीक है। अच्छे लोगों को तो संपर्क बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए गुंडा पाल रहा है, तो उस गुंडा को भी कुछ प्राइस देगा ना, तो प्राइस में क्या देता है, तो उसको भी अगली बार टिकट दिला देगा, छोटा मोटा, ठीक है। और धीरे धीरे वो भी क्या कहते हैं, मुखिया से स्टार्ट करते 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 एमपी बन जाता है। तो इस तरीके का चीज होता है, करप्शन जो है वो भी फोर्स करता है कि किस चीज को, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। और क्या है, पॉलिटिकल लिटरेसी इन इंडिया, हाँ ये बहुत कम है इंडिया में, लोगों के पास पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं है, समझते नहीं है कि 18 ईयर ओल्ड आप हो चुके हैं, आपको किस लिए वोट देना है, किसको वोट देना है, क्या सोच के वोट देना है, वोट देने से पहले क्या क्या देखना है, किसी को नहीं पता है। 18+ वाले को तो सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए। समझ रहे हैं आप चीज? देश की जो भविष्य है वो आप निर्धारित कर रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज पे सोचिए, जिसको आप वोट दे रहे हैं उसका आगे पीछे दाएं बाएं उसका सब कुछ छान, एक ही दिन का टाइम लगेगा ना, उसको देख लीजिए तब जाकर के वोट दीजिए। अब कुछ समझ में नहीं आता तो नोटा जिंदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी, ये तो बहुत बड़ा चीज है, रोल ऑफ मनी, ठीक है। जितना
इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि इससे ज़्यादा नहीं खर्चा करना है, उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं, है ना। आपको भी पता होगा चुनाव लड़ने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुअर ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, फंडिंग में भी पुअर ट्रांसपेरेंसी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है किसके पास कितना कहाँ से क्या आ रहा है ना। समझ रही इस चीज को, बढ़े आगे। चलिए अगला जो ये है टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, वो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा। देखिए पहला होता है, अब जब 42% लोग क्रिमिनल है तो वो डिबेट क्या करेगा पार्लियामेंट में, प्रोडक्टिव डिबेट नहीं कर सकता है वो, उसके पास उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि वो सही तरीके से डिबेट भी कर सके। चलो क्रिमिनल मैंडेड इंसान है, उसका दिमाग उसी में रहता है, उसको क्या मतलब है देश का तरक्की से। समझ रहे हैं इस चीज को। तो पुअर लॉ बनेगा, जैसे ही डिबेट अच्छा नहीं होगा तो लॉ कैसा बनेगा, पुअर बनेगा, पॉलिसी कैसा बनेगा, पुअर बनेगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, क्रिमिनल इन्फ्लुएंसेस द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी क्रिमिनल लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना। रंगदारी टैक्स सुने हैं, रंगदारी टैक्स क्या होता है। तो ये टैक्स है एक तरीके का कि मतलब हम बाहुबली हैं, हमको पैसा दो, बस यही टैक्स है, रंगदारी वसूलते हैं, है ना। आपने मूवी वगैरह में देखे होइएगा कि जो माफिया लोग होते हैं वो टैक्स वसूलते हैं, है ना। तो इस तरीके का जो है क्रिमिनल इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाता है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा उसकी वजह से, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो इस सब तरीके का इम्पैक्ट जो है वो होता है। और क्या हो सकता है, हैम्पर सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा लाइन है, सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, मतलब सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया को हैम्पर करेगा, बाधा डालेगा। सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हैं ना, सामाजिक ताना बाना, ठीक है, उसको भारतीय जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी विघ्न डालेगा ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और क्या हो सकता है, रिड्यूस मोरल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो आईएएस आईपीएस फलाने चलन जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके मोरल को भी डाउन करेगा। क्यों, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन है भाई, ज्यादा अगर वो स्ट्रिक्ट होगा तो उसी को गोली मार देगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये क्या हो रहा है, उसके मोरल को डाउन कर रहा है, उससे और ज्यादा ग्रेव सिचुएशन होगा समाज में, है ना। लॉ एंड ऑर्डर और सही से नहीं चलेगा। और आगे देखिए अगला पॉइंट है अफेक्ट्स गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को भी ये क्या कहते हैं प्रभावित करेगा, ठीक है। समझ गए आगे। इफेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर, डिक्रीज वोटिंग परसेंटेज। मतलब क्या हो रहा है कि आप देखिए आज के डेट में भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे इलेक्शन के टाइम पे सुनिएगा कि बम फूट गया, गोली चल गई, राइट हो गया। समझ रहे हैं। तो दिन पहले जो वेस्ट बंगाल का केस सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। अब चूंकि इफेक्ट हो रहा है इसका निगेटिवली, तो वही हमको समझना है कि ये इलेक्शन प्रोसीजर को भी प्रभावित कर देता है, ठीक है। और जब आपको पता चलेगा, सही लोगों को पता चलेगा कि गोली चल रहा है, बम चल रहा है, तो कौन जाएगा वोट देने के लिए। तो क्या होगा, वोटिंग परसेंटेज घट जाएगा, ठीक है। चले आगे। अगला है डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी के क्वालिटी को डिग्रेड करता है ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। जितना साफ सुथरा और जितना अच्छा डेमोक्रेसी होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होता जाता है। ओके। और क्या है, इंक्रीज्ड कल्चरल वायलेंस। अब देखिए कल्चरल वायलेंस को बढ़ाता है। कल्चरल वायलेंस का मतलब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोग से लड़ जाते हैं। अभी आप देख लीजिए क्या क्या नाम है, कुकी और माइती का क्या नाम है, मणिपुर में झगड़ा हो गया। क्या हो रहा है, दो कल्चर के लोग आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं, है ना। बहुत जगह पे आप देखिएगा कि ये इस तरीके का वायलेंस बढ़ जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को, बढ़े आगे। इंक्रीज इन द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हर, देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होने से ना ब्रेन ड्रेन जो है हर एरिया में कम हो जाएगा, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं। अच्छे लोग ही नहीं मतलब चुन के आ रहे हैं तो अच्छा शासन नहीं होगा, और अच्छा शासन नहीं होगा तो उसका जो प्रभाव है समाज पे बुरा पड़ेगा, तो अच्छे लोग यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे दूसरे कंट्री में जहाँ पे उनको इजी लाइफ स्टाइल है। यूरोप में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ब्रेन ड्रेन होगा, यहाँ का ब्रेन दूसरी जगह जाकर काम करेगा और दूसरी जगह को फायदा पहुंचाएगा। अगला क्या है, लोअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये चीज मैं बता चुका हूँ। मतलब जो क्राइम बढ़ा रहे हैं
क्रिमिनल गवर्नमेंट बन गई है तो बाहर से लोग पैसा लगाने के लिए नहीं आएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है व्हाट मेजर्स टू बी टेकन। देखिए मैंने आपको बताया था जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़ेगा, जुडिशरी को आगे बढ़ के आना पड़ेगा और हम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नीड ऑफ प्रॉपर इम्प्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल रिकमेंडेशन एंड लॉज, ये जरूरत है अभी। प्रॉपर इम्प्लीकेशन होना चाहिए किसका, जुडिशियल जो रिकमेंडेशन दिया गया और जो लॉज है उसका। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए कुछ केसेस हैं और उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड टू सीओपी लिखा गया है, तो इस सीओपी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सीओपी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सीओपी जो है ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला केस है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर। देखिए ये जो केस है 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव टू डिक्लेयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हैं उन सब का एजुकेशनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड और जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड सब आपको देना है। तो ये पहला हो गया। देखिए वीडियो पॉज करके अपना आप नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, हर लेक्चर में आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके आपको जैसा मैंने लिखा है डिट्टो छाप लेना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा उसी से। अगला पॉइंट, लिली थॉमस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लिली थॉमस केस में सेक्शन 84 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, आरपीए शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, दैट गिव पावर टू द कन्विक्टेड एमएलए और एमपी टू बी इन हाउस इफ ही फाइल द केस विद इन 3 months ऑफ द कन्विक्शन। है ना, मतलब अगर कोई एमपी या एमएलए पर केस चार्ज हो गया है और वो 3 महीने के अंदर अगर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि ये जो मुझ पे आरोप लगाया गया वो सही नहीं है, तो वो मतलब जिस हाउस में है, मतलब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, वहां पे वो इन स्टे रह सकता है। ये क्या था, ये लॉ था किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट सेक्शन 84 का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमूव कर दिया और कहा कि ऐसा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि दे शुड बी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कन्विक्टेड एमपी। ऐसे लोग जो कन्विक्टेड हो गए हैं उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, वो भी इमीडिएट। ठीक है, तो ये था लिली थॉमस केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया कि एवरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट टू पास जजमेंट रिलेटेड टू एमपीज एमएलए विद इन 1 year। जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन सब को 1 साल के भीतर एमएलए और एमपी से जो रिलेटेड जो भी जजमेंट है उसको पास कर देना है। ऐसा कौन से केस में हुआ, 2014 के पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएफआई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एवरी टिकट गेटिंग कैंडिडेट, जितने भी टिकट गेटिंग कैंडिडेट हैं, दे हैव टू पब्लिश देयर रिकॉर्ड ऑनलाइन ऑन द पार्टी पोर्टल एज वेल एज सोशल मीडिया। पार्टी का जो पोर्टल है यानी वेबसाइट है उसके ऊपर और पार्टी का जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर सारे कैंडिडेट का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में भी देना पड़ता है और वेबसाइट पे भी देना पड़ता है, उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब कुछ। आप देखिएगा जब चुनाव का टाइम आएगा ना तो पेपर में निकलता है कि उसके पास कितना पैसा है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या इवन क्या कहते हैं वैवाहिक स्थिति वगैरह भी देना पड़ता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट है राम बाबू सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा केस। ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहला पॉइंट, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या है कि आफ्टर गेटिंग टिकट पार्टी हैव टू अपलोड कैंडिडेट्स क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स ऑनलाइन विद इन 48 आवर्स। जैसे ही टिकट मिलता है किसी को 48 घंटे के भीतर ही पार्टी को उसके पोर्टल पे कैंडिडेट की सारी जानकारियां जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशली जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में देनी पड़ेगी। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या कहा कि पार्टी हैव टू गिव रीजन, उसको कारण देना पड़ेगा कि चूजिंग ऑफ सच कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को चूज क्यों किया इसके। और ये खाली ये नहीं कह दीजिएगा कि विनिंग प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मतलब ज्यादा था।
रीडिंग प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया को छोड़ के और क्या था ये बताइए, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसी आप ये बोल के नहीं छूट सकते हैं कि जीतने का चांस ज्यादा था इसलिए टिकट दिया, नहीं, उसके अलावा और क्यों, सिर्फ जीतने के चांस से आप उसको वो टिकट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, समझ आएगी इस बात को, तो उसका रीजन देना पड़ेगा। तीसरा क्या कहा कि दे हैव टू आल्सो पब्लिश द केसेस पेंडिंग इन लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑन सोशल मीडिया हैंडल। मैंने आपको बताया था कि लोकल न्यूज़पेपर में उनको जो भी उनके अगेंस्ट केसेस हैं वो जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी सेम चीज उसको जो है पब्लिश करना पड़ेगा उसको, जैसे ट्विटर पे क्या कहते हैं और भी जितने फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया हैंडल पे हैं वो उन सब पे उनके बारे में जानकारी उनको देनी पड़ेगी, ठीक है, उनके अपने पार्टी के प्रोफाइल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक एन ऐप। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि एक ऐप बनाइए जिससे कि अवेयरनेस फैले, किसके बारे में, टू नो अबाउट द कैंडिडेट बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक को कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिले, उनके बारे में अवेयरनेस फैले, ऐसा एक ऐप बनाइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को द्वारा इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दिया गया, ठीक है। चलिए इलेक्शन कमीशन टू क्रिएट सेपरेट मॉनिटरिंग सेल, एक सेपरेट मॉनिटरिंग सेल बनाया टू चेक वेदर पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस और नॉट। अगर जो चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस चीज को फॉलो करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं वो एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे, जो भी व्यक्ति हैं इलेक्शन कमीशन के जो भी मेंबर हैं वो लोग मिल करके एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे जो मॉनिटर करेगी कि जो भी गाइडलाइंस है पार्टी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। छठा पॉइंट, Supreme Court also direct to political parties to add one more tab in their portal showing candidate with criminal record। जैसे पार्टी का जो वेबसाइट होगा उस पे रहता है ना अलग अलग सेक्शन, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, तो वैसा ही एक और टैब बनाना है उसको और वहां पे लिखना है कि मेंबर विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद उसमें उसका नाम डालना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा कि क्या क्या केस है इसके ऊपर, ये सब पार्टी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरा व्यवस्था कर रही है, हम लोग एज ए सिटीजन क्या कर सकते हैं, अपने एरिया का जो मेंबर है जो चुनाव में खड़ा हुआ है उसके पार्टी की वेबसाइट पर जाइए और देखिए और सब कुछ आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को, और उसको देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि उसको वोट देना है किसको नहीं देना। देखिए कभी भी वोट दीजिएगा ना तो सुप्रीम लीडर को वोट मत दीजिए, अपने लोकल लीडर को वोट दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक्स कोई इंसान है जो बहुत फेमस है सेंट्रल लेवल पे, वो तो आपके यहाँ खड़ा नहीं होगा चुनाव में, तो उसको देख करके उसके पार्टी के इंसान को यहाँ मत वोट दीजिए, अपने जगह पे अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है उसमें देखिए कौन सबसे अच्छा है उसको वोट दीजिए, ठीक है। किसी मतलब पार्टी को देख के, जात को देख के, ठीक है, कोई भी मतलब उसका जो क्या कहेंगे उसको, रिलीजन को देख के, सबको देख के वोट नहीं दीजिए, ठीक है, समझे इस चीज को। ये देखिए कि काम कैसा करता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उस चीज को मतलब आधार बना करके वोट देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐप बनाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, एक ऐप बनाया जिसका नाम उन्होंने रख दिया नो योर कैंडिडेट। उस ऐप का नाम क्या रखा, नो योर कैंडिडेट। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इन रिसेंट पंजाब स्टेट इलेक्शन 2022 जो हुआ, 2022 का जो पंजाब इलेक्शन हुआ जिसमें कौन जीता, आम आदमी पार्टी जीता, उसी में क्या किया उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया इलेक्शन कमीशन ने, उसका नाम रखा नो योर कैंडिडेट, ठीक है। और चीज क्या है, और है कि टू रिड्यूस इलीगल फंडिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट केम अप विथ इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो सरकार कहती है कि इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है, और इलीगल फंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर जजमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स केसेस। मतलब ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना करना है जो पॉलिटिशियंस क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हैं उनका केस का निपटारा थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में कर ले, इसलिए, ठीक है, उनके केस का निपटारा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। चलिए अगला जो है वो है कि लॉ कमीशन रिपोर्ट 244 ने क्या कहा,
उनका जो लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें कहते हैं कि ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इटसेल्फ द कैंडिडेट शुड बी डिस्क्वालिफाइड। जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कीजिए, चुनाव में खड़ा हुआ उसको डिस्क्वालीफाई कीजिए क्योंकि चार्ज फ्रेम हो गया है। नो नीड टू वेट फॉर द ट्रायल एंड कन्विक्शन, कोई जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर केस चले, उसके वो अभियुक्त सिद्ध हो जाए, ऐसा जरूरी मतलब अपराधी सिद्ध होने का वेट मत कीजिए। चार्ज फ्रेम हुआ तो उसको कैंडिडेट को हटाइए, ऐसा किसने कहा? लॉ कमीशन का रिपोर्ट है ये, ठीक है। और क्या कहा कि दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल सच केसेस वेयर 5 years और मोर पनिशमेंट कैन बी हैपन। ऐसे सभी केसेस जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, उस केस में जैसे ही केस फ्रेम होता है तो उसको कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ठीक है। अगला क्या कहा? रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल। देखिए रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए आज चुनाव होना है, व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, चुनाव जीत गया और एक एमपी बन गया, ठीक है। एमपी बनने के 2 साल के बाद उसके ऊपर चार्ज हुआ फ्रेम, ठीक है। अब पीछे से उसका देखा जाएगा कि वो कब से किया है कोई केस। मान लीजिए एमपी बन चुका है और वो क्या कहते हैं उस कोई गवर्न कर लेता है, तो अगर उस टाइम पे पता चल गया तो भी उसके ऊपर केस फ्रेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो एमपी के पोस्ट से रिटायर हो गया, 15 साल 20 साल के बाद पता चला, तो पीछे से देखा जाएगा कि कब से वो बदमाशी किया था, कब गलत काम किया था, तो उस हिसाब से फिर उसको सजा भी होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये कहा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि बहुत पीछे से जाकर के देखना, मतलब पहले से ही, अभी से मत देखिए, पहले से देखिए, स्टार्टिंग से। समझ रहे इस चीज को? चलिए, और क्या है? नॉन अप्लीकेबल विद इन 1 year ऑफ इलेक्शन। हाँ, ये देखिए 1 साल के अंदर जो है ये सब चीज जो है नॉन अप्लीकेबल होना चाहिए। नॉन अप्लीकेबल विद इन 1 year ऑफ इलेक्शन। समझ गए इस चीज को? और क्या है? अगला है कि फॉल्स 1 साल के अंदर ये सब चीज क्या होना चाहिए? नॉन अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? देखिए ये कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं इस चीज को? इसका मतलब ये होता है जैसे इलेक्शन आने वाला है, अभी 2024 में मान लीजिए इलेक्शन होगा, तो उससे पर 1 साल पहले 2023 में ये सब चीज नहीं अप्लीकेबल कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानबूझ करके कैंडिडेट को फंसाने के लिए भी चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे तो वो कैंडिडेट फंस जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो जो विपक्षी पार्टी है उसकी जीत हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि जब 1 साल का ड्यूरेशन बाकी है तब ऐसा चार्ज नहीं लगना है, ठीक है। बाकी जैसे ही वो होता है चुनाव स्टार्ट होता, खत्म होता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? आ रहे समझ? फॉल्स डिस्क्लोजर एंड सर्टिफिकेट सीन एज करप्ट प्रैक्टिस एंड दे शुड डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स डिस्क्लोजर दिया, ठीक है, फॉल्स सर्टिफिकेट्स दे दिया, ठीक है, और कोई भी फॉल्स डेटा दिया इलेक्शन कमीशन को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और क्या कहा? इलेक्शन कमीशन शुड हैव स्पेशल पावर। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा स्पेशल पावर दिया जाना चाहिए, ठीक है। स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इज ऑल्सो एन वे टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। स्टेट फंडिंग अगर होगा तो वो भी एक तरीका है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम करने का, ठीक है। समझ गए इस चीज को? चलिए, अब कंक्लूजन में अगर आएगा तो आप इसमें जो पंडित क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कोट है वो आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं ये: नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, if it is not run by true, fearless, selfless servants of the country, then it cannot do anything। ये किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। तो ये भी कोट आप लिख लीजिएगा और इसको एज अ कंक्लूजन भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपको समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और कि डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, है ना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये QR कोड लगा दिया है, उसको भी स्कैन करके आप जा सकते हैं और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए टेंशन मत लीजिए, जितना आप कहीं भी, आप 0 पे भी है ना, फिर भी डरना नहीं है। आप कल क्या किए थे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आज पढ़ना है।
बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हर दिन आज का खेल है, अगर आज अच्छा कर लेते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट है। कहते हैं ना कि जीवन में असली उड़ान बाकी है, जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ करने के लिए है। ठीक है, पढ़ते जाइए, आपका जो गोल है वो एक दिन जरूर रीच होगा। ठीक है, बस इतना ही कहता हूं मैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।